नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया विषय, संस्कृति एवं संप्रेषण। संस्कृति एवं संप्रेषण, इस विषय में हम बात करेंगे आज के इस पहले सत्र में। संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, संप्रेषण संबंधी विविध दृष्टिकोण, संप्रेषण और संचार में अंतर, संप्रेषण की भारतीय अवधारणा, साधारणीकरण और भाषा और संप्रेषण। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, संप्रेषण और संचार में क्या अंतर है, संप्रेषण संबंधी विविध दृष्टिकोण क्या क्या हैं, साधारणीकरण और संप्रेषण में क्या संबंध है तथा भाषा और संप्रेषण किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, इस विषय को हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है। पहला भाग जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे संप्रेषण से अभिप्राय, संप्रेषण विविध दृष्टिकोण, संप्रेषण और संचार में अंतर, संप्रेषण की भारतीय अवधारणा, साधारणीकरण और भाषा और संप्रेषण। शुरू करते हैं संप्रेषण से। सबसे पहले हम जानेंगे संप्रेषण क्या है, और क्योंकि हमारा विषय है संस्कृति और संप्रेषण, तो इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करते हुए हम इस सत्र में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं संप्रेषण पर। संप्रेषण क्या है? हम सभी जानते हैं संप्रेषण हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और संप्रेषण को अगर हम अंग्रेजी में जिसके लिए शब्द का प्रयोग होता है कम्युनिकेशन, अगर उस संदर्भ में हम समझें कि तो हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृतियां सब संप्रेषण का ही एक तरह से संप्रेषण के ही रूप हैं, संप्रेषण के ही पूरक हैं, या कहा जाए संप्रेषण के ही उत्पाद हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संप्रेषण क्या है, और फिर इसके बारे में हम इसके विभिन्न दृष्टिकोणों को लेकर और उसके अलग जो आयाम हैं उस पर चर्चा करेंगे। संप्रेषण अपने इर्द गिर्द विभिन्न अनुभवों, कार्य व्यापारों, घटनाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की तकनीकों को भी ला मिलाता है। इसलिए सरकारी बैठक या संगोष्ठी या सम्मेलन, मेला या जुलूस या सांगीतिक प्रदर्शन, फिल्मोत्सव या नृत्य प्रस्तुति या नाट्य प्रस्तुति सभी संप्रेषण परक घटनाएं हैं। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो सभी संप्रेषण परक मीडिया के उदाहरण हैं। दूरभाष यंत्र, मोबाइल, पेजर, कैमरा, ध्वनि संग्राहक, इंटरनेट आदि सभी संप्रेषण तकनीक के ही उदाहरण हैं, तथा पत्रकार, प्रचारदाता, जनसंपर्क कर्मी, कैमरा संचालक गण तथा समाचार वाचक, उद्घोषक, वीडियो व्यवस्थापक गण आदि सभी संचार या संप्रेषण व्यवसायी हैं। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी में जो परिभाषा है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs or behavior. एंटरप्रेन्योर हैंडबुक के हिसाब से जो परिभाषा दी गई है वह है कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर. इट इज अ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. इट इंक्लूड्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, इमेजिनेशंस, बिहेवियर्स and written content. Communication is simply defined as the transfer of information from one place to another. तो इस तरह हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन की जो परिभाषा है, संप्रेषण की जो परिभाषा है उसे हम देखें तो मूलतः वह इसका जो मूल उद्देश्य वह है जानकारी या सूचनाओं को आपस में शेयर करना, आपस में बांटना, और विभिन्न लोगों के बीच में सूचनाओं को बांटने का माध्यम, सूचनाओं को के आदान प्रदान का माध्यम, या हमारे मन के भावों को या हमारे आसपास जो भी सूचनाएं या जानकारी उन्हें एक दूसरे से साझा करने का जो माध्यम है उसे हम संप्रेषण कहते हैं। और जब हमने संप्रेषण के बारे में यहाँ विस्तार से पढ़ा तो हमने जाना कि संप्रेषण के अंतर्गत आज जो संप्रेषण का जो स्वरूप है उसमें जो विभिन्न माध्यम है उन सबको भी संप्रेषण के अंतर्गत ले लिया जाता है। लेकिन संप्रेषण की जो मूल परिभाषा है उसका उद्देश्य है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच इंफॉर्मेशन को शेयर करना, यानी लोगों के बीच जानकारी के आदान प्रदान के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, आस्थाओं के आदान प्रदान के लिए, हमारी इमेजिनेशन, हमारे व्यवहार, हमारे लिखित साहित्य, किसी भी तरह की जानकारी, किसी भी तरह का ज्ञान, किसी भी तरह का विचार जिसको हम 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जब साझा करते हैं तो साझा करने का जो माध्यम है या साझा करने की जो प्रक्रिया है या उसे हम कम्युनिकेशन या संप्रेषण के नाम से जानते हैं। संप्रेषण के संबंध में विविध दृष्टिकोण हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, और इस तरह से कि मैंने कहा कि संप्रेषण का जो मूल उद्देश्य है वह मूलतः जानकारी को या सूचनाओं के आदान प्रदान का है, विचारों के आदान प्रदान का है, हमारे मन के भावों को, हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को सभी को एक दूसरे से साझा करने की इस प्रक्रिया या प्रविधि को हम संप्रेषण के रूप में जानते हैं। लेकिन संप्रेषण जब आज हम संप्रेषण के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो इस संप्रेषण की जिस अवधारणा के संदर्भ में मैंने शुरुआत में कहा, या जैसा कि अभी कहा जा रहा है
कि संप्रेषण मूलतः विचारों को साझा करने का माध्यम है, लेकिन जब उसे हम आज के संदर्भ में देखते हैं, वर्तमान संदर्भ में, या कहा जाए कि आधुनिक संदर्भ में जब इसे देखते हैं, तो संप्रेषण की जो परिभाषा है या जो संप्रेषण के मायने हैं वो किस तरह आधुनिक युग में आकर और सूचना क्रांति के युग में आकर उसे किस तरह का विस्तार मिलता है और किस तरह उसके संबंध में विविध दृष्टिकोण निर्मित होते हैं, अलग अलग चिंतकों ने किस प्रकार उस पर अपनी राय व्यक्त की है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भोजन एवं आश्रय जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से परे मनुष्य के मन में दूसरों से संपर्क स्थापित करने की संभवतः कहीं अधिक आकांक्षा होती है। संपर्क स्थापन की मनुष्य की आकांक्षा बड़ी प्राचीन है तथा वर्तमान सभ्यता में यह जीवित रहने की आवश्यकता बन गई है। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन क्रियापद कम्युनिकेयर से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक करना। अभी हमने मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी के अनुसार जो परिभाषा पढ़ी है उस संदर्भ में भी हम देखेंगे कि कम्युनिकेयर का अर्थ है सार्वजनिक करना, बांटना, प्रदान करना, सूचना प्रेषित करना। संप्रेषण के माध्यम से मनुष्य एक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तथा स्वयं को एक समूह में एकत्रित करते हैं। जब हम संस्कृति के संदर्भ में संप्रेषण को समझेंगे या भाषा के संदर्भ में जब हम संप्रेषण को समझेंगे तो हम देखेंगे कि संप्रेषण वास्तव में क्या काम करता है। संप्रेषण जब हम किसी से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जब हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जब हम एक दूसरे के बारे में जो महसूस कर रहे हैं उसे जब एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उससे एक तरह का खास समूह निर्मित होने लगता है। हम अपने जैसे लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं, उसमें एक तरह का समूह विकसित होता है और समूह विकसित होते होते हम देखते हैं कि किस प्रकार सभ्यताओं का विकास हुआ, किस प्रकार समाज बने, संस्कृतियाँ बनी, तो वे सब किसी न किसी रूप में संप्रेषण के ही अलग अलग रूप हैं। इस प्रकार संप्रेषण मनुष्य के बीच संपर्क स्थापन की दिशा में आने वाले विभिन्न अवरोधों को समाप्त करता है। इस रूप में यह मनुष्यों के बीच पारस्परिक समझ कायम करने का सशक्त जरिया है। अक्सर हम कहते हैं कि जब दो लोगों के बीच में किसी तरह का वैचारिक अवरोध हो या किसी तरह का वैचारिक या एक लगे कि दो लोग एक मनस्थिति पर या एक मनस्थिति पर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम हमेशा अक्सर कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है, संप्रेषण की कमी है। संप्रेषण की कमी यानी यदि हम किसी से बात करते हैं, यदि हम अपने विचारों को साझा करते हैं, तो विचारों को साझा करने से हम एक दूसरे के प्रति अपनी राय को बदलते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा एक तालमेल बनता है और इसी तालमेल को हम देखते हैं कि किस प्रकार उन दो लोगों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो समाजों के बीच में, दो संस्कृतियों के बीच में या किसी भी तरह दो समूहों के बीच में एक आपसी समझ कायम होती है और एक नए तरह का संबंध बनता है। तो संप्रेषण मूलतः हर प्रकार के अवरोध को हटाने का काम करता है और एक तरह की खास सामाजिक समझ कायम करता है लोगों के बीच में। सन 1950-55 तक की अवधि के बीच कई प्रयोग हुए, जिनमें से अधिकांशतः तुलनात्मक रूप से इस तथ्य पर केंद्रित किए गए कि सूचना प्राप्त होने में लगे समय की तुलना में साधारण मनुष्य किसी सूचना को कितने समय में ग्रहण करते हैं। इसी संदर्भ में कई शब्दावलियां प्रयोग में आई तथा प्रसिद्ध हो गई, जैसे कोडिंग, जिसे हिंदी में हम संकेतित करना या संकेतन कहते हैं, डिकोडिंग, विसंकेतित करना जब हम किसी पाठ को डिकोड करते हैं, इनपुट, निवेश करना, नॉइज यानी शोर, डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य, डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़े प्रयोग करना तथा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी सूचना भरना। तो सूचना क्रांति के संदर्भ में जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार सूचनाओं को संप्रेषित करने में ये विभिन्न जो शब्दावली है इनका प्रयोग देखते हैं और किस प्रकार जब हम एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में स्थापित कर रहे होते हैं या रख रहे होते हैं तो किस प्रकार की कोडिंग, डिकोडिंग या संकेतन, विसंकेतन और फिर से रिकोडिंग, फिर पुनः संकेतन करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे घटित होती है, इसी को हम संप्रेषण के संदर्भ में विस्तार से जानेंगे। आज के समय में प्रमुख दृष्टिकोण कार्ल जैस्पर्स जैसे अस्तित्ववादियों का है, जिनका मानना है कि मनुष्य के अस्तित्व की सार्वभौमिक अवस्था संप्रेषण ही है। आगे चलकर मार्टिन ब्यूबर ने संप्रेषण की समस्या को अध्यात्म विज्ञान के सहारे विश्लेषित करने का प्रयास किया, परंतु जैस्पर्स तथा ब्यूबर दोनों ने इस बात पर बल दिया है कि संचार के प्रयोग का अर्थ है मानव समुदाय के बीच बातचीत कायम करना, ना कि आदेश देना। साथ ही वे इस पारंपरिक अवधारणा का भी खंडन करते हैं कि सही समझ मात्र वस्तुनिष्ठता से अर्जित की जा सकती है। इसके ठीक विपरीत वे मानते हैं कि समानुभूति तथा आत्मनिष्ठता ही किसी भी संचार क्रिया के खुलने की चाबियां हैं। समाज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत से विचारकों ने संप्रेषण तथा संस्कृति को पर्याय माना है। हाल ने अपने शोध में प्रस्तावित किया है कि संप्रेषण ही संस्कृति है। जैसा कि कहा गया ऊपर कि संप्रेषण का जो काम है वो मूलतः एक तरह से मनुष्य के अस्तित्व की सार्वभौमिक अवस्था को संप्रेषण कहा गया और अलग अलग चिंतकों ने जैसे जैस्पर्स और ब्यूबर ने माना कि संचार के प्रयोग का अर्थ है मानव समुदाय के बीच बातचीत कायम करना, ना कि आदेश देना, यानी कि संप्रेषण कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता।
उसी तरीके से ये भी कहा गया कि संप्रेषण का उद्देश्य केवल वस्तुनिष्ठ तरीके से अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करना ही नहीं है, बल्कि यदि उसके बीच में यदि हम हृदय से या दिल की बात करें, तो अगर हम जब हम किसी से कोई संवाद स्थापित करते हैं, तो संवाद स्थापित करते हुए हमारी समानुभूति, हमारी आत्मनिष्ठता भी एक खास तरह का संवाद निर्मित करती है, एक खास तरह के संबंध का निर्माण करती है। इसलिए संवादों में या हमारे संप्रेषण की तकनीक में जितनी ज़्यादा प्रभावशाली होंगी, उतना ही अधिक अच्छे से संप्रेषण स्थापित होगा। तो जब हम साधारणीकरण के संदर्भ में से समझेंगे, तो इसे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि संप्रेषण वास्तव में किन स्थितियों में ज़्यादा प्रभावकारी होता है, किसे हम सही मायनों में संप्रेषण कह सकते हैं। क्या अपने संदेश को कह देना मात्र और दूसरे व्यक्ति द्वारा सुन लेना मात्र ही क्या संप्रेषण है, या संदेश को प्रेषित करने की जो तकनीक है, या संदेश को प्रेषित करने का, संदेश को पहुंचाने का जो एक लहजा है, उसका भी महत्व है। तो यहाँ जिस समानुभूति और आत्मनिष्ठता की ओर संकेत किया जा रहा है, उसे हम साधारणीकरण के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है, वो किस तरह एक बेहतर संप्रेषण की ओर संकेत करती है, और वास्तव में संप्रेषण किन स्थितियों में ज़्यादा बेहतर हो सकता है। शेरन तथा वीवर ने अपनी परिभाषाओं में इस अवधारणागत ढांचे को और अधिक व्यापक रूप प्रदान किया है। इन्होंने संप्रेषण को अधिक व्यापक ढंग से प्रस्तुत करते हुए उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल कर लिया है जिससे एक दिमाग दूसरे को प्रभावित करता है। कुछ संदर्भों में संप्रेषण की और व्यापक परिभाषा को प्रयोग करना दिलचस्प होगा, जिसके अनुसार संप्रेषण के अंतर्गत वे समस्त प्रक्रियाएं आ जाती हैं जिससे एक कार्यक्रम दूसरे को प्रभावित करता है। तो यानी संप्रेषण केवल वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, संप्रेषण में आत्मनिष्ठता या प्रभाव करने का जो गुण है, फिर वही साथ में जो दूसरी तरफ जो अन्य चिंतक कहते हैं कि जैस्पर्स या बीबर ने जो कहा कि संप्रेषण आदेश देना नहीं है, लेकिन संप्रेषण में प्रभावकारिता यदि है तो वह ज़्यादा असर करेगा और ज़्यादा अच्छे से संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करेगा, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगा। ये कह सकते हैं कि समूह निर्माण या समाज निर्माण की भूमिका में उसका समाज निर्माण के क्षेत्र में उसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। संप्रेषण का स्थिति के लोगों के दूसरे के मुखातिब करने के गुणधर्म के मद्देनजर चार्ल्स मॉरिस ने संचार प्रक्रिया को इस तरह परिभाषित किया है। संप्रेषण शब्द अपने व्यापक प्रयोग में वैसे किसी भी दृष्टांत को शामिल कर लेता है जिसमें सामान्यीकरण को स्थापित करने की बात की गई हो, अर्थात विभिन्न वस्तुओं के बीच कुछ प्रवृत्तियों का साम्य रेखांकित करना। यानी जब हम किसी से संवाद करते हैं तो संवाद करते समय अक्सर दो लोगों में संवाद ज़्यादा अच्छे से स्थापित होता है जिनमें या तो मानसिक स्थिति में किसी तरह का एक कह सकते हैं वेवलेंथ मिलती हो, दोनों में एक मानसिक स्थिति पे समानता हो, भाषागत स्थिति पे समानता हो, और वक्ता ने जो कहा श्रोता में उसको सुनने की और समझने की क्षमता उतनी ही हो जितनी कि वक्ता में है। तो उस संदर्भ में हम देखते हैं कि एक जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया है कि जब हम दो लोगों के बीच संवाद स्थापित करते हैं, तो संवाद स्थापित करने पर जब वे दोनों किसी एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, जब दोनों में बहुत सारे चीज़ों में ऐसी समानता देखी जाती है, तब ऐसी समानता की स्थिति में संवाद ज़्यादा अच्छे से स्थापित होता है, संप्रेषण ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो सकता है। इसी सामान्यीकरण या इसी प्रक्रिया को जब हम साधारणीकरण के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे तो ये और हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जब हम सामान्यीकरण की बात करते हैं तो जब कोई मनुष्य, मान लीजिए यदि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कोई रचना पढ़ रहे हैं, किसी रचना का पाठ सुन रहे हैं, उस रचना का पाठ सुनते समय यदि आपकी मानसिक स्थिति भी उसी तरह की है, तब आपको वह रचना ज़्यादा अधिक प्रभावित करेगी। और यदि आप एक ऐसा पाठ सुन रहे हैं जो आपकी मनस्थिति के अनुसार नहीं है, या आप ऐसा कोई दृश्य देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, कोई ऐसी किसी माध्यम से आपके बीच संप्रेषण की प्रक्रिया घट रही है जिसमें आपका उस स्थिति से, उस घटना से या उस कंटेंट से आपका जो है एक साम्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं ऐसी स्थिति में संवाद या संप्रेषण उतना प्रभावकारी नहीं होता जितना सामान्यीकरण की स्थिति में हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा आवश्यक है कि जो भी संवाद जब स्थापित किया जाए, और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी खास मनस्थिति में होते हैं तो कुछ खास मनस्थिति के गाने या दृश्य हमें अधिक प्रभावित करते हैं। यदि हमारी मानसिक स्थिति अगर ऐसी है कि हम अगर दुखी हैं तो हमें दुखी या इस तरह के जो सैड सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसी तरह के यदि हमारा मन अगर बहुत रोमांचित है तो उसी तरह का संगीत, उसी तरह के दृश्य, उसी तरह की घटनाएं हमें प्रभावित करने लगती हैं। तो ये संप्रेषण ऐसी स्थिति में और आसान हो जाता है जब दो धरातलों पर एक सामान्यीकरण का एक जो है पृष्ठभूमि निर्मित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में संवाद ज़्यादा बेहतर या संप्रेषण ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है।
ल्यूनबर्ग ने संचार को परिभाषित करते हुए कुछ प्रतीकों और चिन्हों के प्रयोग का आवश्यक समझा है। उन्होंने परस्पर क्रिया को प्रतीकों तथा चिन्हों द्वारा निर्दिष्ट करने हेतु संप्रेषण का प्रयोग किया है। ये प्रतीक आंगिक भावाभिव्यक्ति युक्त, चित्रात्मक, लचीले, मौखिक या किसी अन्य स्थिति से हो सकते हैं जो हमारे व्यवहार को उद्दीप्त करने की प्रतिक्रिया प्रदान कर सके। जो व्यवहार को उद्दीप्त करने की प्रतिक्रिया का जो संकेत है वह यही है कि जब हम संवाद करते हैं तो संवाद करते समय जब हमारे सामने जिस तरह का संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस तरह की भावाभिव्यक्तियाँ, आंगिक भावाभिव्यक्तियों की ओर संकेत है, चित्रात्मकता की ओर संकेत है, संवादों की ओर संकेत है, मौखिक जो व्यवहार है उसकी ओर संकेत यहाँ किया जा रहा है, तो अगर ये संवाद चाहे वे किसी भी माध्यम से किया जा रहा हो, चाहे वे लिखित हो, चाहे वे मौखिक हो, चाहे वे चित्रात्मक हो, चाहे वह संगीत के आधार पर हो, आंगिक अभिव्यक्तियों के, आंगिक भावाभिव्यक्तियों के आधार पर हो, यदि इनमें हमारे व्यवहार को उद्दीप्त करने की यदि क्षमता है तो संवाद ज़्यादा बेहतर अच्छे से स्थापित होगा। हम अक्सर देखते हैं जब हम किसी ऐसे कार्यशाला में या किसी ऐसे सेमिनार आदि में बैठे होते हैं जहाँ अगर जो वक्ता हैं और दूसरे जो बैठे श्रोता हैं, वक्ता अपनी तरफ से जो बात कह रहे हैं श्रोताओं को सुनने के बावजूद वो संप्रेषित नहीं हो पा रही है, क्योंकि वक्ता की जो बात कहने का जो तरीका है, जो सलीका है, वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि श्रोता उस वक्त श्रोताओं द्वारा जो अपेक्षित है। या यदि कोई वक्ता यदि किसी पेपर को, लिखित पेपर को केवल पढ़ मात्र देते हैं और आँखों से, भावों से, संवादों से, भाषा के उतार चढ़ाव से यदि अपने श्रोताओं से संपर्क स्थापित नहीं करते हैं तो वो संप्रेषण उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना कि एक मौखिक संप्रेषण हो सकता है, या वक्ता के जो अपने हाव भाव हैं, वक्ता के जो भाषा को व्यक्त करने का जो तरीका है, बातों को रखने का जो एक अपना एक खास तरीका है, या कहा जाए कि अपनी भाषा के उतार चढ़ाव से, लय और तान से यदि वे अपने संवादों को बेहतर तरीके से रखते हैं, अपने पाठ को या अपने बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से रखते हैं, तो संप्रेषण ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। तो व्यवहार को दीप्त करने की प्रतिक्रिया यदि हमारे संप्रेषण के बीच नहीं होती है तो वह संप्रेषण उतना प्रभावकारी नहीं होगा। इस तरह संप्रेषण एक तरह की पारस्परिक क्रिया है जो प्रतीकों के सहारे घटित होता है। ल्यूनबर्ग ने संप्रेषण एवं महज संपर्क के बीच विभेद किया है। वे कहते हैं वास्तविक सामाजिक संप्रेषण के अंतर्गत वह प्रक्रिया आती है जिसमें प्रतीकों के प्रयोग में अस्थायी तौर पर स्वयं का किसी अन्य के साथ तारतम्य स्थापित किया जाता है। यही संचार की आधारभूत प्रक्रिया है। यानी संप्रेषण और महज संपर्क में अंतर है। संप्रेषण में जिसकी ओर हमने अभी संकेत किया कि व्यवहार को उद्दीप्त करने की शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। केवल संप्रेषण नहीं कहा जाएगा। संप्रेषण तभी होगा जब वे अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी प्रभावकारिता के साथ श्रोता को और संदेश को प्रभावित करें। अब हम जानेंगे संप्रेषण और संचार में क्या अंतर है। संप्रेषण अपने सबसे सरल भाव के अनुसार वह मानवीय संबंध है जिसमें दो या दो से अधिक मनुष्यों के बीच विचारों के आदान प्रदान, बातचीत, एकत्रित होना या किसी उत्सव या शोक सभा में साथ साथ रहना शामिल है। ये सभी हम जानते हैं हमारे सभ्यता या संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं कि जब हम लोगों से जुड़ते हैं किसी खास मौके पर, तो वो सब एक तरह का संप्रेषण के ही प्रकार है, क्योंकि संप्रेषण से ही समाज या संस्कृतियों की उत्पत्ति होती है। इस तरह संप्रेषण उस तरह कोई क्रिया या प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकात्म है। स्वयं से, परमात्मा से, प्रकृति से, अलौकिक संसार से तथा स्वयं के पूर्वजों से एकात्म आदि भी संप्रेषण के ही विभिन्न प्रकार हैं। संप्रेषण स्वयं के भीतर भी घटित होता है। संचार, बल्कि दूसरी ओर जब हम संचार की चर्चा करते हैं तो संचार उन अनगिनत पद्धतियों का नाम है जिससे मनुष्यों को आपसी संपर्क में रहने का अवसर प्राप्त होता है। न सिर्फ शब्दों और संगीत, चित्र और लिपि, सहमति और इशारों, इश्तिहार और चिन्हों, बल्कि हर वह हरकत जो किसी की दृष्टि आकर्षित करती है और हर वह ध्वनि जो दूसरों के कान में स्पंदन उत्पन्न करती है। मॉन्टेग और मेटसन की स्थापना के अनुसार तो हम संप्रेषण और संचार के लिए जो दो अन्य शब्द जिसे हम कह सकते हैं बेहतर तरीके से समझाने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसमें संप्रेषण का जो अर्थ है वह इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों है। यानी संप्रेषण हमारे भीतर भी होता है जब हम एक तरह से एक अलौकिक संसार में जब हम यात्रा करते हैं, जब हम प्रकृति से बात करते हैं, जब हम अपने ईश्वर से बात करते हैं, जब हम अपने भीतर एक तरह का जो विचारों का उद्वेलन होता है वो भी एक तरह का संप्रेषण है। तो इसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब हम संचार की बात करें तो संचार पूरी तरह से भौतिक जगत की वस्तु है जहाँ जिसका मूल उद्देश्य दो व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित करना है या दो समाजों के बीच या दो इकाइयों के बीच संवाद स्थापित करना है। ये दोनों ही इकाइयाँ बाह्य इकाइयाँ हैं
जिसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वे भाषा हो, चाहे लिखित भाषा हो, मौखिक भाषा हो, चाहे चित्रात्मकता हो, चाहे संगीत हो, चाहे लिपि हो, चाहे सहमति हो, भावाभिव्यक्तियाँ हो, इशारे हो, भाव भंगिमाएँ हों, ये सभी जो दो लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने का काम करते हैं, इसे मूलतः संचार के रूप में देखा जाता है। आज उसी संदर्भ में संचार का जो आज हम विकसित रूप देखते हैं मीडिया के संदर्भ में, तो उसके साथ बहुत सारी नई तकनीक जुड़कर किस प्रकार उसको विस्तार प्रदान करती है। लेकिन संप्रेषण एक तरह से पूरी तरह से एक मानवीय क्रिया है, जिसके अंतर्गत हम दो लोगों के बीच और कई बार अपने भीतर ही संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो संप्रेषण इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों है, जबकि संचार पूरी तरह से इंटरपर्सनल यानी दो इकाइयों या दो व्यक्तियों, दो समाजों के बीच होने वाली एक गतिविधि, एक प्रक्रिया है। संप्रेषण की भारतीय अवधारणा साधारणीकरण। साधारणीकरण का प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे पहले देखने को मिलता है। संस्कृत शब्द साधारणीकरण सामान्य या सामान्यीकरण की अवधारणा के बहुत निकट आ जाता है, जो कि साधारणतः संचार के साथ जोड़कर चिन्हित किए जाते हैं। हम देखेंगे कि साधारणीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार जब कोई दृश्य और जो दर्शक है वो किस तरह उनके बीच में एक तरह का सामान्यीकरण हो जाता है, और किस प्रकार वह संवाद या वो जो संप्रेषण करने का जो प्रयास एक ओर से किया जा रहा है वो किस तरह दूसरे स्तर पर आकर जो हमारे दर्शक हैं किस तरह उसमें आत्मसात हो जाते हैं, और किस तरह वो आत्मसातीकरण होकर वह संवाद ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थापित होता है। साधारणीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जो कि मात्र सहृदयों द्वारा ही अर्जित की जा सकती है। सहृदय का तात्पर्य उन सामाजिकों से है जो सामाजिक संदर्भों को हृदय से तदाकार कर सके। यह एक अंतरजात कौशल है जिसे संस्कृति, ग्रहणशीलता तथा अध्ययन से अर्जित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत की अवधारणा के अनुसार संप्रेषण वह संबंध है जो सामान्य एवं आपसी समझौतों तथा भाव व्यापार पर आश्रित है। सहृदय का शाब्दिक अर्थ उस दशा से है जब किसी सामाजिक का मन अपने पराये की संबंध भावना से मुक्त होकर लोक सामान्य भाव भूमि पर स्थिर हो जाता है। यानी कि वास्तव में जहाँ संप्रेषण होता है, जब हम कोई नाटक देख रहे होते हैं और वह नाटक यदि उसका जो कोई दृश्य या कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसा साहित्य हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या संगीत हम सुन रहे हैं, यदि वह संगीत हमारी मनस्थिति से सीधा जुड़ जाता है और एक खास तरह की अलौकिक परिवेश में हमें ले जाता है, जहाँ देखे जाने वाला या सुने जाने वाले जो घटना या संवाद या संप्रेषण है वो दर्शक या श्रोता के साथ इतना तादात्म्यकरण उसका हो जाता है कि वो दोनों एक ही मनस भूमि में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण बहुत सरल हो जाता है और वह जो कहा गया उसका प्रभाव, और हम अक्सर देखते हैं कि नाटक देखते समय या फिल्म देखते समय अक्सर हम रो पड़ते हैं। हम कोई बहुत इमोशनल या बहुत भावात्मक जो दृश्य होता है उसमें हमारे आंसू निकल आते हैं, या कोई बहुत ही हंसने का गुदगुदाने के सीन होता है तो उसमें हम अक्सर हंसने लगते हैं, या जिस तरह का भाव प्रदर्शित किया जा रहा है उसी के भाव के साथ हम बहने लगते हैं। तो ये जो साधारणीकरण की प्रक्रिया है, जो एक कह सकते हैं कि साहित्य के दौरान या कहा जाए कि हम संप्रेषण के संदर्भ में यदि हम देखें तो जब दोनों के बीच में जब एक खास तरह का तादात्म्य हो जाता है तब ये संप्रेषण वास्तव में पूरी तरह संपन्न हो जाता है। जैसे कि हमने पीछे सामान्यीकरण के संदर्भ में भी पढ़ा, तो ये साधारणीकरण जो पूरी तरह से भारतीय अवधारणा है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पहली बार देखने को मिलती है, वो उसी ये संकेत कर रहा है कि जो संप्रेषण है वह संप्रेषण केवल संपर्क मात्र नहीं है। वहाँ संप्रेषण का उद्देश्य अपनी प्रभावकारिता है, प्रभावकारिता के साथ अपनी बात को प्रकट करने का या रखने का जो एक माध्यम है कि कितने प्रभावकारी तरीके से आप अपने बात को कहते हो और कितनी प्रभावकारी तरीके से वह संदेश जो वक्ता या एक पक्ष ने देने का प्रयास किया है वह श्रोता या हमारा जो लिसनर जो वर्ग है या दर्शक है उस पर कितना असर डालता है। तो ये संप्रेषण की जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें वक्ता के साथ साथ श्रोता और बीच संदेश और संदेश के माध्यम, इन सब की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वक्ता ने कोई संदेश दिया, संदेश में का माध्यम यदि बहुत सशक्त नहीं है तो श्रोता उस संदेश से प्रभावित नहीं हो पाएंगे। तो ये जो पूरा वक्ता, श्रोता और संदेश के माध्यम की जो एक पूरी एक तरह से कह सकते हैं जो प्रोसेस है, ये बहुत प्रभावकारी तभी होता है जब हमारे संदेश और संदेश का माध्यम भी उतना ही प्रभावकारी हो जितना कि संप्रेषण में अपेक्षा की जाती है। इस तरह संप्रेषण प्रारंभतया आपसी आदान प्रदान युक्त प्रतीकात्मक वातावरण तथा एक सामाजिक संबंध को अभिव्यक्त करता है उनके मध्य जो उनमें सहभागी होते हैं। ये एक सामाजिक संप्रेषण तथा कई अन्य कारकों की दिशा में अग्रसर करता है जिससे कि एकात्मकता की धारणा पुष्ट होती है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, मस्तिष्क के बीच घटित होने वाला संचार संप्रेषण तथा अंतःव्यक्तिक संप्रेषण, जिसे हमने इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के संदर्भ में जिसकी हमने चर्चा की अभी,
कि जो संप्रेषण है, जब हम किसी नाटक या कोई ऐसा साहित्य को या फिल्म को या किसी दृश्य को या संगीत को हम सुन या देख रहे होते हैं, तो उससे जो एक तरह की एकात्मकता स्थापित होती है, जो हमारी एक तरह से हमारे अंतःस्थल में होती है, जिसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और उसी तरह दूसरे की जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रापर्सनल और दूसरा इंटरपर्सनल। मस्तिष्क के भीतर घटित होने वाली संप्रेषण प्रक्रिया, जिसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा गया है, एक व्यक्तिगत प्रतिबिंबन, गंभीर चिंतन तथा विचार प्रक्रिया है जो मनुष्य स्वयं के भीतर महसूस करते हैं। अलौकिक शक्तियों, दिव्यता तथा अलौकिकता से मुखातिब होना व्यक्तिक पहचान की चेतना से परे का संप्रेषण कहलाता है। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण सीधे दो या दो से अधिक लोक समूहों से रूबरू होना है। आजकल इस प्रकार का संप्रेषण तकनीक के माध्यम से दूरभाष यंत्र तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी घटित होता है। तो आज हम मीडिया के जो विभिन्न मीडिया के क्षेत्र में विभिन्न जो प्रयोग देखते हैं, चाहे वह इंटरनेट हो, चाहे वह टीवी हो, रेडियो हो, सोशल मीडिया हो, या अन्य जितने भी प्रकार हैं, वो उसी तरह से जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जिसे हम अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं, उसी का विस्तार है। उसे ही, क्योंकि जब हम मीडिया के संदर्भ में देखते हैं तो हम उसे देखते हैं वो किस तरह वो जनसंचार का माध्यम बन जाता है। लेकिन जो संप्रेषण को जहाँ संकेत किया जा रहा है, वह संप्रेषण वास्तव में दोनों ही स्तरों पर घटित होता है, हमारे पर्सनल लेवल पर भी और इंटरपर्सनल लेवल पर भी। तो इसीलिए संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकार माने जाते हैं, जिसमें एक को संप्रेषण मूलतः संप्रेषण के संदर्भ में देखा जाता है, जबकि दूसरा जो पूरी तरह से दो इकाइयों के बीच में या दो समाजों के बीच घटित होता है, उसे हम संचार के माध्यम से समझते हैं, और जो आज मीडिया के क्षेत्र में जिसका हम विस्तार देख सकते हैं। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण सीधे एक दूसरे से मुखातिब एवं घनिष्ठ संचार प्रक्रिया है। यह शब्दों एवं हाव भाव तथा अधिकतम संप्रेषण के विनिमय की अनुमति देता है। ऐसी स्थिति में किसी मशीन अथवा यंत्र का हस्तक्षेप अनावश्यक लग सकता है, परंतु आज की दुनिया में दूरभाष यंत्र द्वारा वार्तालाप या दो व्यक्तियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऐसी व्यवस्था जिसमें टेलीविजन से दूरभाष यंत्र को जोड़कर विभिन्न स्थलों पर विद्यमान लोगों के बीच दृश्य एवं ध्वनि के माध्यम से संचार प्रक्रिया घटित होती है, को भी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। अब हम जानेंगे भाषा और संप्रेषण, किस तरह भाषा और संप्रेषण एक दूसरे के पूरक हैं, या संप्रेषण की इच्छा, ये संप्रेषण की जो मनुष्य के बीच जो संप्रेषण की जो भावना पैदा हुई, उसने किस प्रकार भाषाओं को जन्म दिया। तो उस संदर्भ में हम देखेंगे भाषा के दो मुख्य प्रकार होते हैं जिनके द्वारा हम संप्रेषण करते हैं, वाचिक और अवाचिक। अवाचिक संप्रेषण शारीरिक हाव भाव, भंगिमाओं, आंखों की सहायता से होता है। विभिन्न संस्कृतियां समय के साथ साथ अपने भीतर विशेष प्रकार की भाव भंगिमाओं का विकास कर लेती हैं तथा किसी संस्कृति विशेष के संपर्क में आने से बीच बीच में उनमें बदलाव भी करती हैं, किंतु जब कोई खास संस्कृति किसी अन्य संस्कृति के संपर्क में आती है तब भी उनकी आधारभूत अवाचिक संप्रेषण प्रक्रिया वही रहती है। यानी जिस अभाव भंगिमाओं की बात कर रहे हैं, उसे अगर हम उदाहरण के साथ यदि समझें तो हर संस्कृति के पास अपने कुछ हाथों के इशारे, आँखों के इशारे या विभिन्न जो अभिव्यक्ति के जो तरीके हैं हमारे शारीरिक हाव भाव से, हम जब कोई केवल कंधे उचका देता है तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है, या आंखों से यदि इशारा कर दे तो हम उसके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस आंख के इशारे से वे क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति में हमने अपनी आंख के इशारों से, कंधे उचकाने से, हाथ हिलाने से, किसी शारीरिक हरकत से, किसी भाव भंगिमा से हमने कुछ अर्थ उनके चिन्हित कर लिए हैं, और हम मान लेते हैं। कई बार हम मौखिक संवाद का जो उत्तर है कई बार हम केवल हाव भाव से देते हैं। तो इन हाव भाव के माध्यम से भी हमारे एक कुछ संप्रेषण के जो तरीके हैं हम निर्मित होते हैं। लेकिन जो हम विभिन्न संस्कृतियों से मिलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी समाज किसी एक संस्कृति पर निर्भर नहीं हो सकता, विभिन्न संस्कृतियों के साथ मिलकर हर संस्कृति अपने आप को अपना विकास करती है। तो जब एक भाषा या एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो उन संस्कृति के संपर्क में आने से भी कुछ नए चिन्ह, कुछ नए प्रतीक, कुछ नए तरीके हमारी अपनी अभिव्यक्ति में या संस्कृति में जुड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो संप्रेषण है वह अवाचिक संप्रेषण किस प्रकार अपने स्थिर रूप में भी रहता है, लेकिन कुछ अन्य संस्कृति से भी जोड़ता चलता है। मौखिक संप्रेषण भाषा के माध्यम से घटित होता है। भाषा मनुष्य एवं समाज के बीच आधारभूत संप्रेषण का जरिया है, और चूंकि वह आधारभूत रूप या जरिया है वह सर्वाधिक विकसित भी है। हम किसी भी वास्तविक अर्थ में भाषा के बगैर संप्रेषण स्थापित कर ही नहीं सकते, परंतु आंगिक हाव भाव इसके अपवाद हैं। हमारी नृत्य कलाएं आदि, हमारे नाटक या जितने भी दृश्य माध्यम हैं उसमें हमारे आंगिक हाव भाव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ अमौखिक साधनों द्वारा भी संप्रेषण करते हैं, जैसे दृश्यगत कलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला तथा नृत्य, परंतु अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा भाषा के माध्यम से ही अर्जित की जा सकती है।
निसंदेह ये विभिन्न प्रकार के रूपाकार धारण कर सकती है। ये साहित्य की कोई अन्य एक विधा भी हो सकती है, चाहे कविता हो, नाटक हो, परंतु ये सब भाषा के ही रूप हैं, लिखित, मौखिक या पाठ्य। इसकी विशेषताओं के मद्देनजर कोई यह भी सोच सकता है या सोच सकती है कि यह कला अन्य जीवित प्रजातियों में विकसित क्यों नहीं हुई। भाषा विभिन्न समुदायों के बीच भौगोलिक, जलवायु तथा समाज की मनोवैज्ञानिक संरचना के आधार पर विकसित होती है। इसलिए जिस तरह हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि संपूर्ण विश्व के मानव समुदायों के बीच संस्कृति या संचार एक समान थे, ठीक उसी प्रकार हम भाषा से भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह संपूर्ण विश्व के मानव समुदाय के बीच एक समान हो। भाषाएं कुछ निश्चित प्रतीकों, व्याकरण तथा वाक्य विन्यास के आधार पर विकसित होती हैं, जिससे वे अर्थवान बन सके। भाषा संप्रेषण का सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। चूंकि प्रत्येक समाज तथा समुदाय में भिन्न भिन्न होती है, इसलिए किसी एक खास समाज को जानने समझने की दिशा में हमें अनुवाद जैसी संप्रेषण तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि जो भाषाएं हैं वे पूरे विश्व में ना तो केवल एक भाषा है, ना केवल एक संस्कृति है। हर समाज, हर संस्कृति के लिए अलग भाषा, अलग। और अगर यदि हम भारत की ही बात करें तो भारत में हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है, भाषाई दृष्टि से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये परिवर्तन भी हमारे जो इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी जलवायु, हमारी समाज, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज आदि सबसे प्रभावित होती हैं। अगर हम भौगोलिक और जलवायु की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों पर, अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर भाषा का प्रयोग करने का तरीका और है। कुछ ध्वनियाँ हैं जो मैदानी क्षेत्रों में है, लेकिन अगर हम समुद्र की तरफ जाएँ, कोस्टल एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ वे ध्वनियाँ वहाँ पर प्रयोग नहीं होती। इस तरह पहाड़ों में जाकर कुछ एक नई ध्वनियाँ भाषा में ऐड होती चली जाती हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार प्रदेश के बदलने के साथ या भौगोलिक परिवर्तन आने के साथ हमारी जो हमारी वाक शक्ति है, जो हमारी बोलने की जो क्षमता है, हमारी जो भाषा की प्रयुक्ति के जो तरीके हैं, उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। तो ये जो कई जगह हम देखते हैं श को स का उच्चारण करना, स का श उच्चारण करना, कहीं पे ती का द उच्चारण करना, या इस तरीके से ट का त उच्चारण करना। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार, जिस प्रकार जलवायु या भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आता है, तो इस तरह के भाषाई प्रयुक्तियों के जो प्रयोग हैं, भाषा के जो प्रयोग हैं, उसमें भी हमें इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से समाज में बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है। और इसी तरह की विविधता को या इसी तरह के भाषाओं के वैभिन्न को या भाषा की जो विभिन्नता हमें देखने को मिलती है, उसमें संवाद स्थापित करने का काम अनुवाद के माध्यम से होता है। तो इस सत्र में हमने जानने का प्रयास किया कि संप्रेषण से हम क्या अभिप्राय है, संप्रेषण के विविध दृष्टिकोण क्या हैं, संप्रेषण के विविध दृष्टिकोण क्या है, संप्रेषण और संचार में मूलतः क्या अंतर है, संप्रेषण की भारतीय अवधारणा यानी साधारणीकरण से क्या अभिप्राय है और किस प्रकार साधारणीकरण संप्रेषण के बेहतर रूप की ओर संकेत करता है। और फिर हमने ये भी जाना कि भाषा और संप्रेषण के बीच में आपस में क्या संबंध है और किस तरह अनुवाद उन दोनों के बीच में, या जो भाषाई स्तर पर जो हमें विविधता देखने को मिलती है, उन्हें बांटने का काम भाषा किस प्रकार करती है। धन्यवाद, नमस्कार।